औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पाश्चर्या में अंकित पसंद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें उत्पादित विद्युत को हम अपने जनरेटिंग स्टेशन से अपने घर तक या उपभोक्ता तक लाने का सफल प्रयास करते हैं। इसके लिए जो जो उपयोगी वस्तुएं हैं उन सब का प्रशिक्षण आज हम देखेंगे। कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में उपयुक्त हैं, जिनके बिना हम ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते। हाँ, ये हमारा लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन है। किस तरह हम ट्रांसमिशन करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे जो पावर जनरेशन होती है, जनरेटिंग स्टेशन पर पावर जनरेशन हो रही है, इस पावर जनरेशन में हम एसी अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन करते हैं। ज़्यादातर केसों में हम लोग 6.6 केवी और 11 केवी में उत्पादन करते हैं। इसके बाद ये पावर ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप कर दी जाती है। स्टेप अप का मतलब होता है इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं और करंट को डाउन कर देते हैं। स्टेप अप करने के बाद ये देखिए इस रास्ते से ट्रांसमिशन होता है। सब स्टेशन बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, उच्च वोल्टता में ट्रांसमिशन किया जाता है। इसके बाद दूसरा ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके लिए फिर से ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन सब स्टेशन में रखते हैं। और यहाँ से लगभग प्राथमिक ट्रांसमिशन जो होता है आपका, वो 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी तक होता है। द्वितीयक ट्रांसमिशन में हम 132 220 को कम करके 35 केवी तक लाते हैं। इसके बाद के ट्रांसमिशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। 35 केवी के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह भी दो भागों में होता है। पहला भाग जो है आपका, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। 35 केवी को हम लोग 11 केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं और 11 केवी इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए दी जाती है। कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस सप्लाई के लिए 11 केवी, 11 किलो वोल्ट तथा डोमेस्टिक सप्लाई घरों के लिए हम लोग 220 वोल्ट हुआ, ट्यूबवेल वगैरह के 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इस तरह हमारा जो ये लेआउट है वो ये दर्शाता है किस तरह ट्रांसमिशन के प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से उत्पादित विद्युत को हम उपभोक्ता तक यानी घरों में बैठे हुए कंज्यूमर तक कैसे बल्ब को जलाते हैं। इसके आगे ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्यों है, ये देखते हैं। विद्युत उत्पादन के बाद उसको उपभोक्ता के पास भेजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन ट्रांसमिशन ही है। विद्युत को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लागत और सुविधा का ध्यान रखना होता है। कम लागत से ऐसा हो प्रयास किया जाता है कि कम लागत में हम अधिक से अधिक बिना हानि के विद्युत को उपभोक्ता तक पहुंचा सकें। इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सभी महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान रखा जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन है हमारा दो टाइप का होता है। एक ओवरहेड होता है, दूसरा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है। अंडरग्राउंड जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर केबल डालते हैं और ओवरहेड में हमें खंभे लगाने पड़ते हैं। ये आप एक चित्र में देख सकते हैं। एक टावर का खंभा है जिसकी 3 क्रॉस आर्म्स हैं, उसके नीचे सस्पेंशन इंसुलेटर लटक रहे हैं, उनसे हम लोग तार गुजारते हैं। ये ओवरहेड सप्लाई है जो भी खंभों पे लगाई जाएगी। विभिन्न टाइप के खंभे होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अंडरग्राउंड में हम लोग अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में केबल जमीन में गड्ढा खोद के डालते हैं और नालियां बना के केबल डाल देते हैं। इन दोनों में फायदा किसमें है ये देखते हैं। जो ओवरहेड सप्लाई होती है ये कम कास्ट की होती है, इसका अनुरक्षण आसानी से किया जा सकता है। और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में जो केबल डाली जाती है उनका खर्चा ज़्यादा आता है और फॉल्ट होने की दशा में फॉल्ट सुधारना और मरम्मत करना थोड़ा कठिन हो सकता है। बाकी जो अभी हम लोगों ने इस फिगर को देखा था,
लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन जो इस फिगर में दिखाया गया है, इसी का एक डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में इसको ड्राइंग के पेपर में भी पूछा जा सकता है, इसको आप बना लें और समझ लें। सबसे पहले जो जनरेटिंग स्टेशन, ये जनरेटिंग स्टेशन है आप अपना, इस जनरेटिंग स्टेशन में विद्युत का उत्पादन हुआ 11, उसके बाद हम ये ट्रांसफार्मर, ये साथियों ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इसको किसी भी ट्रांसफार्मर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन से जो भी उत्पादन हुआ है उसको 11 केवी और 132 केवी वोल्टेज से स्टेप अप कर देते हैं, जो कि 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी तक स्टेप अप किया जा सकता है। इसी को प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि अभी बता चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो कि सब स्टेशन में लगता है। वो 132 से 35 केवी, ये भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन किया जाता है, 132 से 35 तक कर देते हैं, 35 से कभी कभी 66 कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है और अगला प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रारंभ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो सब स्टेशन रखे जाते हैं उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 35 केवी की लाइन को 11 केवी में बदलते हैं और 11 केवी की डायरेक्ट लाइन हम भेज देते हैं अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के उपभोक्ता को, जो कि हमारा एक बड़ा उपभोक्ता होता है, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, कोई कॉमर्शियल चीजें। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन साधारण जनमानस के लिए होता है। इसमें घरों में बैठे व्यक्ति, ट्यूबवेल या चक्की लगाने वाले किसानों के लिए भी होता है। इसमें हम 11 केवी को चेंज करके 215 वोल्ट या 220, घरों की सप्लाई के लिए 220 वोल्ट, और ट्यूबवेल व चक्की, आटा चक्की या छोटे छोटे मिलों के लिए 115 वोल्ट की सप्लाई करते हैं। इसका लाइन डायग्राम आप बार बार बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता। वैसे तो कई चीजें हैं, परंतु इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं तीन चीजों पे फोकस करते हुए पढ़ाएंगे आपको। टावर एंड पोल्स। सबसे पहले टावर एंड पोल्स। टावर और पोल्स स्थायी होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, कम लागत होनी चाहिए और लंबी आयु के होनी चाहिए। आगे हम एक्सप्लेन में देखेंगे टावर एंड पोल। इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर जो विद्युत के चालक होते हैं, इनका प्रयोग हम तारों और खंभों को एक दूसरे से दूर करने के लिए करते हैं। इंसुलेटर विद्युत का प्रचालक होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए तथा लागत कम होनी चाहिए। ज्यादातर इंसुलेटर पोर्सिलीन के बने। अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी चालकता उच्च होनी चाहिए, तनन सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। विद्युत की चालकता में सबसे अच्छा चालक आपका चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम व स्टील होते हैं। परंतु हम ट्रांसमिशन में प्रयोग किसका करेंगे? क्योंकि चांदी काफ़ी महंगी होती है, कॉपर भी महंगा होता है। ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइन में हम एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, टावर जो होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, हम वोल्टता के आधार पे लेते हैं। वोल्टता के आधार पे हमारे पोल और टावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ अगर हम 669 या 66 केवी से चालू करें तो इनकी हाइट भी वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजाइन है। बट है उच्च वोल्टता के लिए ये टावर्स का यूज करते हैं जो 500 केवी या 400 केवी तक की लाइनों के लिए होता है। 132 केवी, 220 केवी तक की लाइनों के लिए टावर का यूज किए जाते हैं। उससे कम के लिए हम लोग पोल्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पोल भी कई टाइप के होते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं पोल्स। सबसे पहले तो वुडन पोल्स, पहले लकड़ी के खंभे चला करते थे, आजकल ये प्रचलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट लगभग हमें 6 से 9 मीटर रखनी होती थी और इनकी उम्र केवल 10 साल की थी। अब एसीसी पोल्स, आरसीसी पोल्स चलते हैं।
आरसीसी पोल्स क्या होता है, ये री इन्फोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है। री इन्फोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है। सीमेंट पोल होते हैं, इनको फुल फॉर्म होता है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पोल्स जो भी हैं वो 11 केवी तक की लाइन के लिए लगे होते हैं। इनको आपने बहुताया गांवों में देखा होगा, जिसको सीमेंट पोल भी कहते हैं। ये 11 केवी तक की लाइनों के लिए होते हैं। इनकी भी ऊंचाई लगभग 10 मीटर तक होती है। इस पे इसी के साथ एक रेल लाइन पोल होता है। जिस तरह रेल की पटरी होती है उसी के आकार में, आई आकार में पोल होते हैं। ये मजबूती की दृष्टि से ज्यादा मजबूत होते हैं। आरसीसी पोल्स की आयु लगभग 50 वर्ष होती है और रेल लाइन पोल लगभग 100 वर्ष की आयु तक के लिए डिजाइन होते हैं। इन सब में 11 केवी की प्रयोग की जाती है, 11 केवी से कम, 11 केवी तक के लिए। ट्यूबलर पोल, ट्यूबलर पोल ये लोहे के गोल खोखले पोल होते हैं। इनका डिजाइन भी 11 केवी तक के लिए। टॉवर से 11 केवी से जितने भी उच्च वोल्टेज के, जैसे 35 केवी है, 66 केवी है, 32 केवी है, 220 केवी है, 400 केवी है, इन सब की लाइनों को टावर से ले जाते हैं। यहाँ पे टावर स्टील का बनाया जाता है। कई जॉइंट्स बना के धीरे धीरे टावर्स की ऊंचाई बढ़ाते हैं, जिसमें 23 से 40 मीटर ऊंचाई होती है। और ये 11 केवी से ज़्यादा के लिए होते हैं, इसके लिए हम बना चुके हैं। इन पोल्स पर सपोर्ट के लिए क्रॉस आर्म लगी होती है। क्रॉस आर्म जो वायर को सपोर्ट देगा, इसका डिजाइन हम आगे देखेंगे। ये है एक साधारण पोल जो हमारे घरों के बाहर होता है। इस पे क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो इसका एक्सप्लेन हम कर देते हैं। इसको ध्यान से देखिए और सभी लोग अपने घरों के आसपास जब भी निकलेंगे, इस तरह का कोई भी पोल दिखे, इस पे ये लगी हुई चीजों को अवश्य देखें। सबसे पहले इस पोल में ये आपका ऊपर से नीचे तक सीधा सीधा पोल है। ये आपकी क्रॉस आर्म, यहाँ पे दो क्रॉस आर्म लगी हैं और उन दोनों पे छोटे छोटे जो हैं ये इंसुलेटर लगे होते हैं। इंसुलेटर का डिजाइन जूम करके ये दिखाया गया है। ये पिन टाइप इंसुलेटर है, आगे हम लोग देखेंगे इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं। ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर लगा के ही इंसुलेटर से वायर दिखाया जाता है। इसके बाद लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, ये सबसे ऊपर लगा होता है। लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है जो आकाशीय विद्युत है उसको ग्राउंड करना। उसके बाद इस पोल में एक 5 केवी ये या 10 केवी का एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। आजकल ये प्रचलन में है, ये ट्रांसफार्मर है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब कभी भी ट्रांसफार्मर खंभे पे लगाया जाएगा तो एक डीओ फ्यूज बोलते हैं इसको, जिसको कटआउट फ्यूज आप बोल सकते हैं, उसको भी यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपका प्रॉपर ग्राउंड वायर है। ये ऊपर से नीचे का ग्राउंड वायर, जिसको अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें फेज वायर होगा, न्यूट्रल वायर होगा और कोई अन्य वायर नीचे से दिए जा सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो टेलीफोन केबल्स होती हैं, वो भी स्तंभ से गुजर सकते हैं, परंतु अभी कुछ करने नहीं है। और ये आखिरी में स्टे वायर, आखिरी में स्टे वायर। आगे हम लोग देखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए आगे हम लोग देखते हैं, ये पोल्स में लगे हुए देखिए। अब बारी आती है इंसुलेटर। पोल्स पे क्रॉस आर्म लगाने के बाद इंसुलेटर वह महत्वपूर्ण चीज है जो विद्युत के झटकों से नीचे पोल्स को या पोल से संपर्क में आने वाले जीवित प्राणियों की रक्षा करता है। विद्युत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको चित्र में 4 टाइप के इंसुलेटर दिखाए गए हैं, जिसमें हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है, स्टे इंसुलेटर है, और ये जो लंबी सी डिस्क टाइप में, चक्की टाइप में दिख रही है, इसको डिस्क इंसुलेटर या सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। ये डिस्क, एक डिस्क 11 केवी तक के लोड के लिए इंसुलेटर। ये हमारा स्टे, स्टे इंसुलेटर यहाँ पे लगा होता है इस खंभे पे, और
ये हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर, ये भी हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। आगे देखते हैं इस स्लाइड में सभी चारों टाइप के इंसुलेटर का थोड़ा सा विवरण में देख लेते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है हमारा, वो 650 वोल्ट से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर हम इसको 650 वोल्ट से 11 के लिए करते हैं, कभी कभी तक भी यूज करते हैं। साइकिल इंसुलेटर कम वोल्ट तक इंसुलेटर होते हैं। साइकिल इंसुलेटर गोल इंसुलेटर होता है जो कम ट्रांसफार्मर से फिक्स हो जाता है, इसको कम वोल्टता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर, इसे डिस्क इंसुलेटर भी कहते हैं, ट्रांसफार्मर से दूरी पर होता है, एक डिस्क 11 केवी के लिए बनी। इसका हम फिगर देख चुके हैं, ये हमारा तीसरे नंबर का फिगर सस्पेंशन इंसुलेटर की। इसके बाद आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर का स्टे वायर के साथ प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे खंभे को सपोर्ट देने के लिए जो स्टे वायर लगाया जाता है, उसके बीच में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। ये देखिए इस फिगर, चौथे फिगर में ये जो स्टे वायर है, इसी के बीच में स्टे इंसुलेटर। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण अंग है कंडक्टर, चालक, जिसे चालक कहते हैं। कंडक्टर जो विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है। पूर्व में हम देख चुके हैं कि हमारे पास महत्वपूर्ण कंडक्टर चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील है, परंतु चांदी का रेट ज़्यादा होने के कारण हम इसका ट्रांसमिशन में कहीं भी प्रयोग नहीं करते। क्योंकि कॉपर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुमूल्य, इसका भी मूल्य अधिक होता है, परंतु फिर भी देख लेते हैं जानकारी के लिए। कॉपर उच्च चालकता वाला तत्व है, परंतु कीमत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे के ट्रांसमिशन लाइन में हम कॉपर का ही प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कॉपर के दो चालक लगाए जाते हैं। एक जो पेंटोग्राफ से कांटेक्ट में होता है, जिसको कांटेक्ट बोलते हैं, ये ठोस कॉपर होता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ये बिल्कुल ठोस कॉपर होता है। और इसके ऊपर जो एक वायर दिखता है आप लोगों को, तो कैटनरी वायर बोलते हैं, जिससे कि कांटेक्ट लटका हुआ होता है, और कैटनरी वायर हमारा ठोस नहीं होता है। आगे दूसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कंडक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग हम अपने ट्रांसमिशन में इसी कंडक्टर का करते हैं। इसका प्रयोग इस वजह से करते हैं कि इसकी तनन सामर्थ्य भी अच्छी है, और इसकी चालकता कॉपर की चालकता से 60% तक है, जो कि लगभग पहुंचती है वहां तक, और तनन सामर्थ्य होने के कारण हम इसका प्रयोग ट्रांसमिशन में कर लेते हैं। इसी कॉपर को प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने एक ACSR कंडक्टर डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर रीइंफोर्स्ड वायर। इसमें क्या होता है, स्टील के तारों के ऊपर एल्यूमिनियम के तारों को लपेटकर तैयार किया जाता है। इसमें ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। इस कंडक्टर का प्रयोग उच्च वोल्टता से लेकर निम्न वोल्टता तक प्रयोग किया जाता है। इसका हम आपको फिगर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इसमें एल्यूमिनियम जो है चारों ओर से है, और बीच में स्टील वायर है। होता क्या है, एक स्टील वायर के चारों तरफ एल्यूमिनियम लपेट दिया जाता है, और इसको एक तनन सामर्थ्य देता है। स्टील जो होती है इसकी तन्यता को बढ़ा देती है, इससे सैग को कम किया जा सकता है। हम सैग क्या है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सैग व अन्य चीज़ें देखेंगे। आज हम लोग केवल पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन देख रहे हैं, जिसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, टावर, इंसुलेटर, कंडक्टर। CCSR ये क्या है, कॉपर कंडक्टर रीइंफोर्स्ड। जिस तरह हम स्टील के चारों ओर एल्यूमिनियम लगाते हैं, स्टील के चारों ओर एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, देखिए बीच में एक स्टील वायर है, उसके चारों ओर एल्यूमिनियम को लपेटा हुआ है। उसी तरह CCSR में बीच में स्टील होगा और उसके चारों ओर कॉपर लगाया जाएगा। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पे वोल्टेज ड्रॉप कम होना हो, जहां पर हमें वोल्टेज ड्रॉप कम रखना है वहां पर प्रयोग करते हैं। और
भी कई वायर हैं जो यूज होते हैं, जिसमें मुख्यतः गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर है, तारों व गार्ड तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग रोड पे चलते समय देखेंगे कि अगर लाइन रोड को क्रॉस कर रही है तो नीचे एक जाली नुमा आकृति बना दी जाती है, जिसको गार्डिंग बोलते हैं। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन यूपीपीसीएल की रेलवे की लाइन को क्रॉस करती है तो रेलवे की लाइन के ऊपर भी गार्डिंग वायर लगाई जाती है। इनका प्रयोग अर्थिंग वायर के रूप में भी किया जाता है। ये कंडक्टर की इमेज है। इसी के साथ हम लोग तीन महत्वपूर्ण अंग, पोल, टावर, पोल या टावर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किसका प्रयोग करने से क्या कमी आती है। जैसे कि अभी इसमें हम बात करेंगे सैग की, कि किस वायर का प्रयोग करने से सैग कम होता है, सैग ज्यादा होता है। सबसे पहले तो देखेंगे सैग क्या है। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में एक घटना घटित होती है जिसको कोरोना बोलते हैं, जिससे आप लोग इस समय तो एक महामारी के रूप में परिचित होंगे। लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस कोरोना को देखेंगे कि ये है क्या, अपने ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले कोरोना के बारे में जानकारी लेंगे, व अन्य कई चीजें कि उनके मरम्मत के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं।